आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो काफी विवादित रहता है, जिसको लेकर हमारे मन में कई तरीके की भ्रांतियां हैं। क्या हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, कामकाज की भाषा है। तो इस जो कंफ्यूजन है इसको मैं आज आपको दूर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले तो दे रखी है परिभाषा कि राजभाषा हम किसको कहते हैं। इसी को कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। तो जो भी स्टेट लैंग्वेज होती है वो होती है जो कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय पर इंग्लिश एक ऐसी भाषा थी जो पूरे भारत के अंदर जिससे लोग बिग थे, जानकारी रखते थे। अन्यथा क्योंकि कम्युनिकेशन और संवाद के बहुत सारे साधन उस समय नहीं थे, तो जाहिर बात है कि उत्तर भारत में तो लोग अधिकांश हिंदी बोलते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग भाषाओं का प्रचलन था। तो हिंदी एक ऐसा माध्यम था जिसका इस्तेमाल जो है उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों ही करते थे। इसीलिए कामकाज के लिए हिंदी के साथ इंग्लिश के प्रयोग की भी अनुमति प्रदान की गई। लेकिन जहां तक राजभाषा की बात है तो राजभाषा वो होती है जो कामकाज के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि भारत की राजभाषा जो है वो कौन सी है, तो वो हिंदी है। क्लियर हो गया। तो ये तो परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी राजभाषा की। अभी हम राष्ट्रभाषा पे नहीं आ रहे, फिलहाल उस पॉइंट को हम छोड़ते हैं, क्योंकि आगे पहले ये पॉइंट समझने के बाद ही हम उनके बारे में या उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट आ गया वो आ गया हमारा कि संविधान के अंदर भाषाओं को लेकर उल्लेख कहां पर किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8 हमारे यहाँ पर शेड्यूल है, अनुसूची है, उसके अंदर हिंदी और 21 अन्य भाषाओं का जिक्र। एक तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ पर कौन से के अंदर उल्लेख किया गया। तो यदि अनुच्छेद कहेंगे इसमें आर्टिकल, क्योंकि इसके अंदर मुख्यतः आप लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो पॉइंट मैं बताता हुआ चलूंगा। तो हमारे यहाँ आर्टिकल है, अनुच्छेद है 345। अनुच्छेद 345 में दे रखी है 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं में हिंदी और 21 अन्य भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई है, जिसको हम आधिकारिक या कामकाज की भाषा कह सकते हैं। फिर है संविधान के कौन से पार्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्तमान में 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं। उनमें से 17वें भाग के अंदर जो भाषा है उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, उससे संबंधित जो हमारे जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने यहां पर और डाल दिया, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर जो है राज्य का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? राज्य पुनर्गठन को लेकर हमारे यहाँ 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। उसी प्रकार से मांग जो है ये भी उठने लगी कि भारत में कौन सी भाषा को हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। परंतु साउथ इंडिया के जो स्टेट्स थे, दक्षिण भारतीय जो राज्य थे, उनको हिंदी को लेकर उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं थी। जाहिर बात थी, क्योंकि जिनकी मातृभाषा अलग लैंग्वेज है और वहां पर बताया जाए कि हिंदी ही सबको बोलनी पड़ेगी, तो वो तो कठिनाई थी। तो इसी चीज को देखते हुए क्या किया गया कि ये जो दशक था 1950 का दशक, देश क्योंकि नया नया निर्माण हुआ था, साथ ही साथ हमारा संविधान 1950 में हुआ था, तो जो भाषा का प्रश्न था उसको लेकर एक पहला आयोग बनाया गया। ये है 1955। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, उसमें नाम दे रखा बाला साहब गंगाधर खेर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट आ गया कि हमारे संविधान के अंदर जो अभी हमने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख कर रखा है, किस चीज का उल्लेख कर रखा है, भाषा का। और लैंग्वेज का उल्लेख कौन से पार्ट में कर रखा, 17 पार्ट के अंदर कर रखा। इसके अलावा कौन से अनुच्छेद के अंदर हमारे यहाँ इन भाषाओं का उल्लेख है जिनको मान्यता दी गई, 345 आपने पढ़ लिया। तो यानी कि 343 से लेकर और 351 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाषाओं का उल्लेख कर रखा है। और जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है
ये वाले दो जिनका मैंने उल्लेख कर रखा, इनके बारे में मैं करा देता हूं। आर्टिकल 343 के अंदर क्या कह रखा है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, देवनागरी स्क्रिप्ट या लिपि के अंदर, ये ध्यान रखना है। इसी को हमारे यहां राजभाषा स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, यानी कि कामकाज के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। किंतु यह परिकल्पना की गई इसके अंदर कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए शुरू के 15 साल का मतलब कब से काउंट करेंगे, जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो यानी कि जो समय सीमा है कब तक के लिए कहा गया कि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1965। और फिर यह अपेक्षा की गई कि भविष्य के अंदर जो है वो भारत ऐसी किसी भाषा का उपयोग करेगा जो सभी राज्यों के लिए मान्य होगी या सभी को स्वीकार्य होगी या सभी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कहा गया कि भाई जो 15 वर्ष है 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो जारी रह सकता है या जारी रखा जा सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया आर्टिकल 343 के अंदर हमारे यहां हिंदी के लिए उल्लेख किया गया। अब आते हैं आर्टिकल 351 में। अब 351 में क्या है, जैसे आप देखते हो कि हमारे यहां पर हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल जो है सितंबर महीने के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर। तो 351 में क्या कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करें, यानी कि टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज, उसको पूरे इंडिया की एक लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है कि याद रखना कि कौन से के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि हमारी हिंदी भाषा को प्रमोट करना है। इसके बाद आगे 2 आर्टिकल और मैंने आपको दे रखे। देखिए हमारे यहां जो संविधान का भाग, जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 17 है, उसके अंदर तो दे रखे हैं हमारे कौन कौन से, उसके अंदर दे रखे हैं 343 से लेकर और 351 तक हमारे लैंग्वेज के। इसके अलावा लैंग्वेज का जिक्र 2 जगह और मिलता है, एक तो आर्टिकल 120 और एक आर्टिकल 210। इसमें क्या है, आर्टिकल 120 जो है ये तो पार्लियामेंट या संसद के बारे में बताता है। क्या बताता है, ये बताता है कि संसद की जो कार्रवाई है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग होगा, परंतु उसका कोई सदस्य यदि अन्य भाषा के अंदर संवाद या कम्युनिकेशन करना चाहे तो उसकी परमिशन जो है लोकसभा के तो स्पीकर या अध्यक्ष और राज्यसभा के जो चेयरमैन है। यदि ये दोनों अपने पद पर नहीं है तो इनकी जगह जो कोई प्रिसाइड कर रहा होगा, संचालन कर रहा होगा, वो सदस्य को अनुमति देगा कि वो अपनी मातृभाषा में बातचीत कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के हैं जो तेलुगु में बोलना चाहते हैं या तेलुगु में अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें परमिशन या अनुमति प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल 120 जो है ये तो कह रहा है कि हमारे यहां पर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर, और आर्टिकल जो है 210 ये क्या कह रहा है, ये राज्यों में कह रहा है। जैसे राज्यों में क्या होती है, राज्यों में तो एक तो होती है विधान सभा जिसका सदस्य आप जानते हैं उसे एमएलए कहते हैं, और एक होता है विधान परिषद। दोनों में से जो भी उनका संचालन कर रहे हो तो वो संचालक भी अनुमति दे सकते हैं किसी राज्य के व्यक्ति को जो चाहता है किसी और भाषा के अंदर अपनी बात कहना। तो यहां तो पार्लियामेंट में अनुमति होगी हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी अन्य लैंग्वेज में, और यहां पर राज्यों के अंदर अनुमति प्रदान की जाएगी। जैसे लिखा अध्यक्ष हो, अगर विधानसभा है तो अध्यक्ष होंगे, और जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद जो होते हैं इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य को क्या कहते हैं, इनके सदस्य को कहते हैं एमएलसी इंग्लिश में, और इनके सदस्य को विधानसभा को कहते हैं एमएलए। इसके बाद आ गया राजभाषा अधिनियम 1963, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपने पढ़ा था क्या क्या प्रावधान था हमारे यहां, ये कहा गया था भाई 1950 से लेकर और 1965 तक हम अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं, लेकिन यह अपेक्षा की गई थी इन 15 सालों के अंदर किसी एक भाषा के ऊपर सहमति बने जिसको हम इस्तेमाल करें राष्ट्रीय भाषा के रूप में। परंतु ऐसा होता जब प्रतीत नहीं हुआ, यानी कि
1960 के दशक में ऐसा लगा नहीं, फिलहाल ऐसी सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये कानून लाया गया जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस मुख्यतः ये था, उद्देश्य ये था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है कामकाज में, उसे आगे हिंदी के साथ जारी रखा जा सके। तो हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का जो इस्तेमाल था उसे जारी रखने के लिए मुख्यतः जो है ये लाया गया, जो हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहलाता है। इसमें कुल कितनी धाराएं या सेक्शन है? धारा को कहते हैं सेक्शन। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 9 सेक्शन जो है इसके अंदर उल्लेख है। और इसमें क्या उल्लेख किया गया? इसमें कहा गया कि राज्यों के साथ में जो कम्युनिकेशन होगा वो अंग्रेजी के प्रयोग को, उसी तरीके के प्रयोग को जारी रखा जाएगा। उसी स्थिति में इसको समाप्त किया जाएगा कि हिंदी में उनके साथ कम्युनिकेशन न किया जाए, कि जब जो हिंदी भाषा राज्यों की जो विधानमंडल है, यानी कि ये हिंदी भाषी नहीं है, ये गैर हिंदी भाषी, तो जो गैर हिंदी भाषी है, यदि उनको ऐसा लगता है कि भाई आप इंग्लिश की जगह पर हिंदी का या अन्य भाषा का प्रयोग करें, तो इस आशय का प्रस्ताव जब वहां की विधानसभा में पारित होगा, उस राज्य की जहां पर भी ये बातचीत हो रही है, और उसके बाद पार्लियामेंट पास कर दे, तब जाकर जो है ये अंग्रेजी की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। अगला हो गया 1963 की जो धारा थी, इसके अंदर एक प्रावधान और था। क्या था? इसके अंतर्गत ही स्थापना करी गई एक राजभाषा समिति की। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जाम में सवाल आया कि राजभाषा जो समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। यूपीएससी का दूसरा सवाल है कि जो केंद्रीय हिंदी समिति है, नीचे लिखा हुआ है, उसके अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक समिति तो है राजभाषा, जिसकी अध्यक्षता करते हैं देश के गृह मंत्री, जो वर्तमान में है अमित शाह, और एक है केंद्रीय हिंदी समिति, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो होते हैं प्रधानमंत्री। दोनों यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि केंद्रीय जो हमारे यहाँ राजभाषा समिति है, उसका गठन कौन से कानून के अंतर्गत किया गया। तो आप पढ़ें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, उसके अंदर जो है इस समिति के गठन का प्रस्ताव था। और यह भी सवाल जरूर आ जाएगा कि भाई इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी। तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है 30 रखी गई, जिसमें 20 जो है वो तो लोकसभा से और 10 जो है वो राज्यसभा से हुए। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय से लेकर आज तक यही व्यवस्था है कि जो हिंदी विभाग है वो होम मिनिस्ट्री संभालती है, जो कश्मीर डिपार्टमेंट है वो भी होम मिनिस्टर संभालते हैं। तो हमारे यहाँ पर गृह मंत्रालय, जो कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी माना जाता है, मंत्री माना जाता है, उसके पास इन दोनों के ही अधिकार होते हैं, कश्मीर के मामलों का और हिंदी विभाग का। इसके अलावा हिंदी को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विभाग बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1975 के अंदर एक विभाग भी बनाया गया जिसको कहते हैं राजभाषा विभाग, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट बनाया गया। वर्ष इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया अगला जो महत्वपूर्ण है, वो आ गया हमारा कि भाई ये जो केंद्रीय हिंदी समिति है, ये समिति जो है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये जैसे मैंने कहा, ये दोनों क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आए हुए, राजभाषा समिति का भी क्वेश्चन आया हुआ और केंद्रीय हिंदी समिति का भी आया हुआ। इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री और इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 41 सदस्यों की संख्या होती है। अगला पॉइंट आ गया, अब जैसे आप जानते हो हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ 2 दिवस मनते हैं। एक तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस। जैसे मैं आपको यहाँ पर इसके ऊपर प्रयास करूं कि ये दिखाने का, तो यहाँ पर हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आप कई बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन चलो इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा जो 1946 में बनी थी, उसने 14 सितंबर 1949 को ये प्रण लिया या ये डिसीजन लिया कि अब से जो है हिंदी हमारी राजभाषा होगी। और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने घोषणा करी कि अब से हम इस दिन को
हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे। तो हिंदी दिवस मनाने के पीछे यह तात्पर्य है। फिर आता है एक वर्ल्ड या इंटरनेशनल हिंदी डे। इंटरनेशनल हिंदी डे जो भारत में मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 10 जनवरी को। यह भी ध्यान रखना आप लोगों को, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे क्यों 10 जनवरी का चुनाव किया गया? उसके पीछे कारण यह था कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बैठक का आयोजन करवाया था। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। वहां पर जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इस विश्व हिंदी सम्मेलन के उपलक्ष्य में ही हर साल फिर हमारे यहाँ 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब साथ में फिर मैंने लगे हाथ ये भी पॉइंट दे दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी का कौन सा स्थान है। तो देखिए अधिकांश स्रोतों के अंदर ये दे रखा है कि सबसे ज्यादा तो अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे चाइनीज मंदारिन। चीनी मंदारिन इसलिए है क्योंकि चीन तो हो गया मेनलैंड, लेकिन हांगकांग है चीन का, इसके अलावा मलेशिया है और कई सारे अन्य देश हैं जहां पर चीनी मूल के लोग रहते हैं और उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी मंदारिन है और तीसरे नंबर पे जो है हमारी भारत की हिंदी भाषा का इस्तेमाल या तीसरी भाषा हिंदी भाषा का स्थान आता है। और हिंदी भाषा जो है वो कितने लोग बोलते हैं? तो हिंदी भाषा ही बोलने वालों की यदि प्रतिशत की मैं बात करूं तो ये प्रतिशत जो आती है ये आती है कि भारत के अंदर जो हिंदी बोलने वालों की प्रतिशत है वो होती है, वो है 40%, क्योंकि ये मुख्यतः उत्तर भारत में ही बोली जाती है।